गौरव, पेपर डिस्कशन की क्लास अराउंड 7:15 तक ही शुरू हो पा रही है, तो आप देख लेना ना, बस मेरे क्लास ख़त्म होने के 15 मिनट बाद हो जाती है वो। सुपरसीड का मीनिंग होता है कोई चीज़ के आगे बढ़ना। आवाज़ आ रही है? मतलब उसको निरस्त करके उसकी जगह लेना, टू नलीफाई समथिंग एंड टेक इट्स प्लेस। ठीक है। अवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं आता, एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता। आगे चलो। मॉर्निंग बैच वाला देख लीजिए, पवनेश, बिल्कुल वही सेम चीज़ है। मनी वॉज जनरसली डोनेटेड टू द होमलेस शेल्टर। ये क्या होता है होमलेस शेल्टर? होमलेस पीपल होगा ना बेटा, ठीक है। He obtained good marks not only in English essay but also in arithmetic, which was full of complicated calculations. He obtained good marks not only in English essay but also in arithmetic, which was full of complicated question. ठीक तो है? क्या प्रॉब्लम उसमें? Cows are नहीं होगा ना, cows are useful animals बोलोगे, और अगर अ काउ लगाओगे तब इज अ यूजफुल एनिमल होगा और तब वो होल क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रिएचर्स होगा, द नंबर ऑफ क्रिएचर्स चलता है विनीत। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, नॉट फॉर इंग्लिश। नेक्स्ट चैप्टर में आओ। नाउन में आइए। नाउन में हम लोग शुरुआत करेंगे कि नाउन क्या है। इट इज़ नेमिंग वर्ड, ठीक है। पहले कुछ सेंटेंसेस देखो। कमल, जो नाउन का शीट है ना, कंफ्यूजिंग नाउन का, वो ज़रा पोर्टल में डाल दो, मुझे एक कॉपी दे दो और टेलीग्राम में डाल दो फटाफट।
हो गया? देखो ध्यान से, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। टीचर क्या है? ये एक प्रोफेशन करने वालों का नाम है, यानी कि अगर मैं कहूँ पढ़ाने वालों का नाम क्या है तो टीचर है। देखो आर्टिकल लगा ए, इसका मतलब है कि अगर हम नाउन की बात कर रहे हैं, नेमिंग वर्ड है, तो देखो ये आर्टिकल के बाद हम नाउन लगाते हैं। इनफैक्ट आर्टिकल चैप्टर में आप पढ़ते हो, आर्टिकल एंड ऑल अदर डिटर्मिनर्स के बाद नाउन आता है, और ये पूरा कंप्लीट देखते हैं हम लोग कहाँ पे? आर्टिकल में, कि डिटर्मिनर क्या है। कोई भी डिटर्मिनर हो, जैसे माई, हिज, हर, सम, एनी, फ्यू, ये सब क्या है? 1 2 3, ये सब डिटर्मिनर्स है। जैसे बोलोगे वन, लगेगा वन क्या? वन बॉय। अच्छा, आप समझ में आया। इसका मतलब डिटर्मिनर के बाद आपको एक नाउन का इंतजार रहता है। दैट शोज कि भाई देखो, डिटर्मिनर कहता है कि देखो मेरे बात ठीक दिखने वाला जो आएगा ना वो नाउन आएगा। ज़रूरी नहीं कि एकदम तुरंत ही, जैसे माई गुड फ्रेंड है ना, गुड बीच में आ गया, लेकिन फ्रेंड तो आया ना, तो डिटर्मिनर ये डिटर्मिन कर देता है कि बस नाउन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, यानी कि करने वाला जो करता होता है उसके साथ आप क्या लगाते हो? उसके जगह पे आप क्या लगाते हो? नाउन लगाते हो। और नाउन के प्लेस पे जबरदस्ती वर्ब लगाना पड़ गया तो उसको भी नाउन बनाना पड़ेगा। इसलिए नाउन के प्लेस पे अगर वर्ब आया तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, तो उसको कहते हैं हम जेरेंड। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, नीचे लिखते जाओ आप, कहाँ आता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। ठीक है, और क्या कहा मैंने कि अगर वर्ब आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पे तो नाउन बनाने के लिए V1 ING लगाना पड़ा। इसका मतलब है कि नाउन अगर वर्ब आ गया नाउन के प्लेस पे, अगर नाउन के प्लेस पे आ गया तो इससे नाउन बनना पड़ेगा। और नाउन बनने का तरीका क्या होगा? इफ वर्ब कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इट हैज टू बी अ नाउन देन। और नीचे लिखिए, V1 ING is called a gerund। और फिर से आओ नेक्स्ट, टू err is human, गलती करना इंसानी फितरत है। देखो ये भी सब्जेक्ट के प्लेस पे आया, लेकिन ये 2 + ERR वर्ब का बेस फॉर्म है, यानी दूसरा तरीका है नाउन बनाने का, वर्ब का 2 + वर्ब का बेस फॉर्म, ये भी नाउन का काम करता है, जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी नाउन तो है ही नाउन, लेकिन अगर वर्ब आ गया तो वो भी नाउन का काम कर सकता है, बशर्ते आप उसको नाउन का फॉर्म बनाओगे तब ना काम करेगा। बनाने का तरीका, उसके साथ टू लगा दो और वर्ब को बेस फॉर्म में लगा दो, वो इन्फिनेटिव का काम करेगा। यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है? गलती करना इंसानी फितरत है, माफ़ करना ईश्वर तुल्य। ठीक है, और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के प्लेस पे, दोनों जगह पे हमने सब्जेक्ट के प्लेस पे लगा के दिखा दिया है। बताओ कोई प्रॉब्लम?
सौरभ यादव, देखो आप अगर केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में देखोगे ना, मैंने बहुत असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिया उसमें। शिवम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना वहीं पर, वो गलत है। मोहित पाल वो गलत है, उसको हटा दो। अब आओ नेक्स्ट, आई डिड माई बेस्ट। अब यहाँ देखो बेस्ट एडजेक्टिव जब पढ़े होते हो ना तो करते हो गुड, बेटर, बेस्ट, वो तो एडजेक्टिव है। लेकिन माई आ रहा है, माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना। कहते ना माई क्या, माई बुक। अगर माई बुक की जगह पे माई बेस्ट लगा दिया, इसका मतलब बुक को रिप्लेस करने के लिए बेस्ट आया, तो बेस्ट भी तो नाउन का काम कर रहा है। यानी कोई भी डिटर्मिनर के बाद अगर कोई वर्ड आता है तो वो नाउन का काम करता है। यहाँ बेस्ट एडजेक्टिव होने के बावजूद भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे बेस्ट क्या है, तो क्या बताओगे? ये नाउन है। ठीक है, फिफ्थ में आओ, गॉड रिवॉर्ड्स द ब्रेव। आप ध्यान से देखो फिर से नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रेव। ब्रेव का मतलब है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये काम क्या कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। क्यों? देखो जरा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, देख रहे हो? तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आया? नाउन। इसका मतलब है कि अगर मैं द पुअर बोलूं तो भी पूरे सारे पुअर आ जाएंगे उसमें, द रिच बोलूं तो सारे रिच। ठीक है ना। दिस मीन्स आपको द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये आपको नाउन दर्शाता है। और ये नाउन कैसे बना है? देखो, द प्लस एडजेक्टिव लगा के। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम? नाउन में किसी का नाम बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं भाई आर्टिकल आ जाए, कोई भी डिटर्मिनर आ जाए, उसके बाद जो आएगा नाउन होगा। इसका मतलब अगर हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जो भी लगाएंगे वो नाउन होगा। अगर V1 लगाना चाहें तो ING फॉर्म कर दो, जेरेंड बना दो। कोई भी वर्ब लगाना चाहोगे तो उसको जेरेंड नहीं तो इन्फिनेटिव फॉर्म में ही, कुछ तो इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं बनेगा, कुछ के जेरेंड फॉर्म नहीं बनते, यानी जेरेंड और इन्फिनेटिव यही दो फॉर्म्स में नाउन के प्लेस पे आएगा। राइट। इसका मतलब है कि आप खुद देखो फिर से, आई वेंट फॉर अ वॉक। जब आप वर्ब याद करते हो तो पढ़ते हो वॉक, वॉक्ड, वॉकिंग, इसका मतलब ये वर्ब है। लेकिन ये आर्टिकल बता दे रहा है कि ये नाउन है, फिर तो यानी सैर हो गया। फिर एक और सेंटेंस देखो, दिस डिग्री इज अ मस्ट। देखो, मस्ट आप पढ़ते हो मॉडल्स में, और यहाँ पे क्या मस्ट पढ़ रहे हो? कहाँ पे? तो यहाँ पे एक आर्टिकल के बाद मस्ट देख रहे हो, ये भी नाउन है फिर तो। इसका मतलब है कि मैंने जो आपको बताया एडजेक्टिव किस फॉर्म में, एडजेक्टिव किस फॉर्म में? द के साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर एडजेक्टिव फिर वर्ब किस फॉर्म में? ING नहीं तो 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। उसके बाद एडजेक्टिव तो बेस्ट, गुड। कभी कहोगे आई डिड माई गुड? नहीं कहोगे, आई डिड माई बेस्ट ही कहोगे। यानी गुड, बेटर, बेस्ट तो एडजेक्टिव है, लेकिन बेस्ट एडजेक्टिव भी है तो बेस्ट नाउन भी है। यहाँ पर तो बेस्ट नाउन है। इसका मतलब जो भी वर्ड उठा के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लगा दोगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, गॉड सब्जेक्ट है, देखो ये भी नाउन है, द ब्रेव ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये भी नाउन है। सो नाउन में मैंने आपको कंसेप्चुअली थोड़ा सा बता दिया नाउन क्या है। दिस मीन्स अगर मैं नाउन लिखूं तो नेम तो नाउन है ही। अब आ जाते हैं द प्लस एडजेक्टिव, तो ये भी नाउन का काम कर रहा है अगर मैं एडजेक्टिव को उठा लूं तो। ठीक है,
उसके बाद वर्ब उठा लूँ V1 ING और 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ये वर्ब का पोर्शंस उठा लिया। देखो ये भी नाउन है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप वर्ब को भी नाउन दिखा रहे हो, एडजेक्टिव में भी द लगा दिए तो नाउन का काम करने लगा, ठीक है। और बाकी नेम्स तो है ही। बोलो कोई प्रॉब्लम? यानी अगर हम ओवरलैप करना चाहें तो देखो ये तीनों ओवरलैप हो जाता है एक दूसरे का। बताओ कोई प्रॉब्लम? इसलिए जब भी पूछे वर्ब नाउन का काम करेगा, हाँ करेगा। कैसे? आप उसको बस उसको जेरेंड फॉर्म बना दो, नहीं तो इन्फिनिटिव बना दो। एडजेक्टिव काम करेगा, हाँ करेगा। कैसे करेगा? उसमें आप क्या करो, द लगा दो, खाली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होना चाहिए। और तो कुछ और V1 ING 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। और तीसरा मैं एक और बता दूं, अगर मैं आर्टिकल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दूं, वही कह सकती हूँ बेस फॉर्म, तो भी वो नाउन का काम करेगा। जैसे कि अ वॉक, सैर, अ स्ट्रॉल, वही टहलने का के लिए इंग्लिश होता है। अ राइड यानी कि अगेन सैर, गाड़ी या स्कूटर वगैरह से। तो देखो आर्टिकल के साथ वर्ब का फॉर्म भी लगा दो, फर्स्ट फॉर्म, तो भी वो नाउन का काम कर रहा है। ये आर्टिकल लगाने के बाद ये नाउन का काम कर रहा है ना, क्योंकि मैं वर्ब दिखा रही हूँ कैसे कैसे नाउन बन सकता है। तो ये यहाँ पर नाउन का काम करने लगा। आई वेंट फॉर अ राइड, आई वेंट फॉर अ वॉक, आई वेंट फॉर अ स्ट्रॉल, ये सब है जो आपको एक कंसेप्ट सिखाएगा कि नाउन का क्या है। अब देखो, आई डिड माई बेस्ट परफॉर्मेंस लगा दिया बेटा आपने, तब तो बेस्ट एडजेक्टिव हो गया। और डिड नहीं होगा, फिर वहाँ गलत वर्ब यूज़ किए हो, आई गेव माई बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। यस सही है। अब आपने लगाया हिज बीइंग इलेक्टेड, क्यों लगाया? क्योंकि हिज के बाद आप वर्ब लगा रहे हो। और मैंने क्या कहा था आपको अभी कि हिज डिटर्मिनर है, उसके बाद आपको क्या चाहिए? नाउन। आपने वर्ब लगा दिया तो नाउन फॉर्म तो बनाना ही पड़ेगा। सोनू वो वहां पड़े रहेंगे, आप जब भी ज्वाइन करोगे आपको सारा मिल जाएगा। हो गया? अब देखो नाउन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि नाउन का एक बहुत वास्ट पोर्शन है, बहुत वास्ट पोर्शन जो सिर्फ वोकैबुलरी बेस्ड है। इसीलिए सबसे पहले हमें वो पोर्शन देखना पड़ेगा, दैट इज कंफ्यूजिंग नाउन। अभी मैंने कुछ शीट्स शेयर करवाए हैं पोर्टल में और शेयर करवाया है मैंने टेलीग्राम में। निकालिए देखिए। मिल गया है? मेरा तो खुल ही नहीं रहा है। चलो अब आओ सुनो, जो मैं आपको आज पढ़ाना चाहूँगी वो आपका पेज नंबर आ जाओ 16 में, सीधा सीधा आप 16 नंबर पेज में आओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे पीछे है।
16 नंबर पेज में। आप लोग को जो क्वेश्चंस पूछना है बस पूछ के रख दो, मैं बाद में करा दूंगी जब क्लास खत्म करूंगी तो, ठीक है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 16 नंबर पेज में, ध्यान रखना क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके लिए कंफ्यूजिंग नाउन, ये पूरा कंप्लीट वही है, कंफ्यूजिंग नाउन से रिलेटेड है। इसमें कुछ आपके कलेक्टिव नाउन्स होंगे, बाकी सारे कंफ्यूजिंग नाउन है। अब सुनो, आप एक व्यक्ति हो, आपका शैडो होता है, जो ट्री होता है ना उसका शैडो नहीं होता, उसका शेड होता है। इसीलिए आई सैट इन द शैडो ऑफ द ट्री गलत है, आंसर दिया हुआ है शेड। अब सिर्फ क्वेश्चन देखते जाओ। अब सुनो, जो रास्ता होता है वो पाथ होता है, लेकिन जो रिवर्स अपना रास्ता लेती है ना, दैट इज कॉल्ड द कोर्स ऑफ रिवर। इसीलिए क्या होना चाहिए, द सतलज हैज चेंज इट्स कोर्स, पाथ नहीं होगा, कोर्स होगा, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, अ ग्रुप ऑफ फिश इज स्विमिंग। तभी मैंने यहाँ पे आपको ध्यान देना, मैंने आपको 15 और 14 नंबर पेज में पूरा कंप्लीट कलेक्टिव नाउन दिया है कि किसके ग्रुप को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फिश के ग्रुप को हम या तो स्कूल बोलते हैं, जानते हैं बचपन में ऐसे याद रखते थे कि फिश स्कूल जाती है, ठीक है, तो ऐसे याद रह गया कि ग्रुप ऑफ फिश को स्कूल कहते हैं, स्कूल नहीं तो शोल कहते हैं। देखो वहां पे, ही इज अ मेंटल पेशेंट। मेंटल पेशेंट, मेंटल पेशेंट कुछ नहीं होता है, हम लोग मेंटल हॉस्पिटल के कारण मेंटल पेशेंट सोच लेते हैं, मेंटल पेशेंट नहीं होता है, वो होगा क्या बताइए, ल्यूनेटिक, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ल्यूनेटिक। एक सेकेंड रुकिएगा। He gave me an ending time to finish the work। देखो, कभी आपको कहा जाता है कि आपको आज शाम तक पूरा करना है काम, तो कहते हैं भाई मेरा डेडलाइन आज शाम है, डेडलाइन कहा जाता है। एंडिंग टाइम का मतलब होता है डेडलाइन। द पुलिस सॉ द डेड बॉडी ऑफ अ काउ इन द पार्क। सुनो, डेड बॉडी ऑफ अ काउ, किसी भी जानवर का जो डेड बॉडी होता है ना, बड़े जानवर का, उसको कैडेवर कहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको 2 वर्ड और बता दूं, सॉरी, कारकास कहते हैं, कारकास। मैं 2 वर्ड और बता दूं, कैडेवर एंड कॉप्स। मेरे ध्यान में कैडेवर चल रहा था इसलिए मैंने कैडेवर कह दिया, कैडेवर नहीं होगा, कारकास होगा। अब मैं बताती हूँ 3 वर्ड, सुनो ध्यान से। कारकास जो होता है ना, ये डेड बॉडी होता है लेकिन ऑफ एन एनिमल, और खासकर हम लोग जब बड़े जानवर कहीं मरा हुआ पड़ा है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग कारकास, ठीक है। कॉप्स क्या है, डेड बॉडी ऑफ अ मैन, मतलब ह्यूमन बीइंग, डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कॉप्स है, जिसको हम लोग कॉर्पस भी कहते हैं, जिसका सिनोनिम कॉर्पस भी है, ठीक है। अब कैडेवर आते हैं, देखते हो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में डेड बॉडीज पर जिसमें ऑपरेशन करके सीखते हैं लोग कि किस तरह से बीमारियां कहाँ कहाँ उत्पन्न होती, क्या सीखा जाता है। वहाँ पे जो डेड बॉडीज होते हैं ना ह्यूमन बींग्स के, उसको कैडेवर कहते हैं। लिखो,
ठीक है। नेक्स्ट आओ, टी लीव्स आर केप्ट इन अ टी बॉक्स। रिमेंबर, टी बॉक्स की बात कर रहे हैं हम। अब क्या कहते हैं ना, सब चीज़ का डब्बा को हम सबका नाम दे देते हैं कि शुगर बॉक्स, टी बॉक्स। भाई टी बॉक्स के लिए एक अलग से वर्ड है, कैडी। इसे देखो यहाँ पे वर्ड दिया है कैडी। टी बॉक्स के लिए एक वर्ड है कैडी। नेक्स्ट आओ, वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ योर कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब ज़मीर होता है। अपने ज़मीर के, अब क्या करेगा आपका ज़मीर? आपको रिक्वेस्ट करेगा क्या प्लीज़ कर लो, या आपको ऑर्डर देगा क्या? एक तरह से अंदर से एक पुश आता है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो वर्क एट द बिहेस्ट ऑफ योर कंसाइंस। बिहेस्ट का मतलब होता है, यू कैन से दैट इज अ टाइप ऑफ पुश दैट यू गेट फ्रॉम विद इन। उसको रिक्वेस्ट, ऑर्डर सब में लगा सकते हो, है ना। इससे बिहेस्ट का मतलब हो गया वही सेम एज ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। नवाज शरीफ, लेकिन हाँ, कंसाइंस कभी भी आपको रिक्वेस्ट नहीं करता या ऑर्डर नहीं करता, एक तरह से पुश करता है, इसलिए बिहेस्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। नवाज शरीफ कुड हैव टेकन शेल्टर इन एनी कंट्री। शेल्टर का मतलब शरण तो होता है, लेकिन जो शरण लिया जाता ना शरणार्थी के द्वारा, उसको हम शेल्टर नहीं कहते। देखो आंसर इसका 9th में एसाइलम। ये पॉलिटिकल एसाइलम ले सकता था, यानी राजनीतिक शरण ले सकता था। शेल्टर का मतलब ही शरण है, लेकिन जो शरणार्थी वाला शरण होता है ना, वो एसाइलम होता है, ठीक है। इसलिए एसाइलम इज शरण। नेक्स्ट आओ, आफ्टर द रिटन एग्जाम वी हैड द ओरल एग्जाम। देखो ओरल एग्जाम नहीं होता है, एक रिटन एग्जाम होता है और दूसरा वाइवा वोसी होता है ना, वाइवा वोसी। ओरल एग्जाम मतलब जाके आप सामने बैठ के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज वाइवा वोसी। पीपल कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स आर फोर्स्ड टू टेक अप मीनियल जॉब्स। निम्न दर्जे के कार्य करने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। तो लोग जो दूसरे राज्यों से आते हैं, इसका मतलब दूसरे राज्य से आने वाले ऐसे लोग जो खासकर काम के लिए आ रहे हो ताकि अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर सके, ऐसे लोगों को माइग्रेंट्स कहते हैं। सो माइग्रेंट कौन है? अभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आगे कन्फ्यूजिंग में है ये माइग्रेंट। माइग्रेंट होते हैं वन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर जॉब्स, फॉर वर्क, ठीक है। He was kept in a place where people with chronic illness are kept। भाई इतना लंबा चौड़ा मैंने बोला, क्यों बोला? क्योंकि मुझे वो सटीक वर्ड नहीं पता है जो होना चाहिए। दिस मीन्स पूरा का पूरा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नाउन चैप्टर का भाग है। मुझे बोलना चाहिए सैनिटोरियम। क्यों? क्योंकि जिनको बहुत लंबे समय तक बीमारी रहता है, यानी घर वाले उस बीमारी का ना कुछ जानते हैं और ना ही वो सेवा कर सकते हैं, तो उनको सैनिटोरियम में रख दिया जाता है। सो क्या कहेंगे? ही वॉज केप्ट इन अ सैनिटोरियम। यानी एक वर्ड की जगह पे इतना लंबा चौड़ा क्यों बोला? क्योंकि वो शब्द नहीं आता था। ड्यूरिंग रिसेशन कंपनी स्टार्ट कटिंग डाउन कॉस्ट ऑफ वर्किंग। कॉस्ट ऑफ वर्किंग को जब कट डाउन करते हैं ना, तो रिट्रेंचमेंट कहलाता है। कुछ लोग सोचते हैं रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है छटनी। भाई छटनी नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले आपको छटनी दिखता है क्या? जॉब से निकाल दिया। जैसे पाल जी ने कहा कि 10,000 लोगों की छटनी होगी, वो तो आपको दिखा, लेकिन वो रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं। रिट्रेंचमेंट का मतलब होगा कितने यूनिट बंद कर देंगे, वो कितने की कितने अपने जो फैक्ट्री लगाए हैं उनको सेल ऑफ कर देंगे, आपको ये तो नहीं दिखेगा ना। तो रिट्रेंचमेंट का मतलब है कि जो उसमें लग रहा है पूंजी वगैरह, उसको कम करना, है ना, खर्चे कम करना। तो खर्चे कंपनीज कम करती है रिट्रेंचमेंट करके। द स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू अवे माई कैप। देखो अब आ जाओ हवा में। एयर है हवा, मुझे लगता है कहीं होगा, मैं लिखूं क्यों? अभी एक सेकेंड रुकना। हाँ, सबसे पहला शीट में आ जाएंगे। क्यों मैं उतना लिखूं? 3rd नंबर में आओ, फर्स्ट शीट के 3rd नंबर में। देखो फर्स्ट शीट के 3rd नंबर में आ जाओ। मिला? सुनो, एयर
एयर का मतलब हो गया क्या, नाउन के केस में हवा, ठीक है। लेकिन एयर का मतलब एक और है, प्रसारित करना। द प्रोग्राम वॉज एयर्ड, इसका मतलब रेडियो पे प्रसारित किया गया। एयर अगर वर्ब की बात करोगे तो उसका मतलब होता है प्रसारित करना। अब देखो, हम लोग एयर ब्रीद इन करते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो हल्की बहती हवा जो होती है ना, वो ब्रीज होती है। हल्की बहती हवा आपकी ब्रीज होगी, और थोड़ा तेज हो तो वो विंड होता है। बहुत तेज जो हवा होती है वो गेल होता है। एंड जब वो विंड जो है बहुत तेज हो जाए, इतनी तेज हो जाए कि बिल्कुल एक तूफान का रूप ले ले, तो वो स्टॉर्म कहलाता है, ठीक है भाई। श्वेता, लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन तो पूरा कंप्लीट डिटेल में दे रही हूं मैं आपको, क्या प्रॉब्लम है? पूरा कंप्लीट दे रही हूं। आई डिड माई बेस्ट, परफॉर्मेंस में बेस्ट एडजेक्टिव है, बता दिया था। जो क्वेश्चंस बता दो उसको डिलीट मारो ना। क्लियर हुआ? और स्टॉर्म क्या है? तूफान है। वापस चलो वहां पे, आप लोग जितने क्वेश्चंस पूछने हैं सारा का सारा आप बस लिख के छोड़ते चले जाओ, क्लास के बाद मैं बता दूंगी आपको। वापस चलो 16 नंबर शीट में। द ग्राउंड ऑफ माई बेडरूम हैज नॉट बीन क्लीन। आपके बेडरूम के अंदर जो होता है ना, वो फ्लोर होता है। बेडरूम के बाहर नहीं, घर के बाहर जो होता है फर्श नहीं होता, वो जमीन होता है, उसको ग्राउंड कहते हैं। तो घर के अंदर फ्लोर और घर के बाहर ग्राउंड, ठीक है। द टिकट विंडो हैज ओपन, कहते हैं टिकट की खिड़की खुल गई है। भाई सुनो, ब्लो का मतलब हवा का बहना भी ब्लो होता है ना, ठीक है। और नाउन में ब्लो कहोगे ना तो ब्लो का मतलब धक्का हो जाता है। अब आओ, द टिकट विंडो हैज ओपन, यानी कि टिकट की जो खिड़की है ना वो खुल चुकी है, तो विंडो नहीं होगा, टिकट काउंटर होता है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करके रख दिया टिकट खिड़की का, टिकट विंडो। आई ओ अ लॉट टू माई प्लेस ऑफ स्टडी, जहाँ पे आप पढ़ते हो ना उसको एल्मा मैटर कहते हैं। आपका स्कूल कॉलेज आपका एल्मा मैटर रहा है। सो सी द वर्ड 18 नंबर देख लो, MATER है। वॉट इज योर गुड नेम एंड लास्ट नेम? भाई हिंदी में कहते हैं ना आपका शुभ नाम क्या है, तो शुभ नाम का ट्रांसलेशन कर दिया गुड नेम। शुभ नाम का ट्रांसलेशन गुड नेम करके आपने हिंदी का इंग्लिश का भारतीयकरण कर दिया। शुभ नाम का मतलब कुछ नहीं होता इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या है? आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम का मतलब सर नेम होता है। सो डोंट यूज द वर्ड लास्ट नेम। मिडिल नेम एंड फर्स्ट नेम होता है, और लास्ट जो नेम होता है आपका सर नेम होता है। देखो 18 में लास्ट नेम को सर नेम बना दे, SUR। आई हैड अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट। जो दुस्वप्न होता है ना वो बैड ड्रीम नहीं होता, वो नाइट मेयर होता है, ठीक है। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम हीट इन द डेजर्ट्स। कहते हैं जो रेगिस्तान है उसके हीट से आपको कोई रिस्पाइट नहीं मिलता, रिलीफ नहीं मिलता। यहाँ पे क्या कर दिया है ना, आपको एस्केप कर दिया। एस्केप का मतलब तो कहीं और से भाग के निकल के आते तो एस्केप करते हो वहाँ से। तो यहाँ पे जो एक एक्चुअल वर्ब होगा राहत के लिए रिस्पाइट होना चाहिए। देखो, आई हैड टू पे द ऑटो रेंट। ऑटो का रेंट नहीं होता, FARE होता है, फेयर होता है। बट लेट मी चेक द मीटर फर्स्ट, ध्यान रखना METRE आगे दिया हुआ है आपका, फर्स्ट सेकंड पेज वगैरह में दिया होगा। METRE जो होता है ना, ये यूनिट ऑफ लेंथ होता है। और यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट के लिए वर्ड यूज करना है तो METER यूज करोगे, है ना। इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करोगे तो METER। बोलो कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नेक्स्ट आओ, अमेरिका इज अ स्पेस पावर। नहीं,
सुपर पावर वर्ड होता है, स्पेस जायंट वर्ड होता है। अब कहोगे ये क्या है, तो भाई यही कॉम्बिनेशन यूज होता है, सुपर पावर नहीं तो स्पेस जायंट, ठीक है। द प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर्स हैज शॉट अप बिकॉज द कंपाउंड हैव बिकम कॉस्टली। भाई कोई भी कंप्यूटर हो या टेलीविज़न हो या फिर एयर कंडीशनर्स हो, इनके जो पार्ट पुर्जे होते हैं ना, उनको कंपाउंड नहीं कंपोनेंट्स कहते हैं। तो पार्ट पुर्जों के लिए जो एग्जैक्ट नाउन है वो कंपोनेंट है। अब आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और आता क्या एग्ज़ाम में देख लो। और अगर मैं गलत हूँ कि क्या आता है तो चलो एक बार 1900 चेक कर लेना विथ ईयर ऑफ एग्ज़ाम। ये सारे क्वेश्चंस जब आ जाते हैं ना तो दिमाग खुलता है स्टूडेंट्स का कि भाई हम पढ़ के क्या गए थे और क्या आता है। इसलिए समझा रही हूँ कि देखो, नाउन चैप्टर का मतलब होता है मैक्सिमम ऑफ वोकैब्स, दैट्स इट। नेक्स्ट आओ, शी इज हम्बल। हम्बल मतलब विनम्र। डाउन टू अर्थ का मतलब ये दिमाग जमीन पर है। एंड विदाउट अननेचुरल फॉर्म ऑफ बिहेवियर। अननेचुरल फॉर्म ऑफ बिहेवियर को एफेक्टेशन कहते हैं। अब आ जाओ फिर से वापस कंफ्यूजिंग नाउन में, दो नाउन के बीच में कंफ्यूज करते हैं। एफेक्शन, एफेक्शन मतलब लगाव प्यार होता है, और एफेक्टेशन बनावटी व्यवहार होता है। एफेक्टेशन इज बनावटी व्यवहार, ठीक है। आई एम टू अफ्रेड टू स्पीक बिकॉज ऑफ द इंटीमेशन। अगेन कंफ्यूजिंग नाउन की बात करेंगे, ये सारा आएगा, समझ लो। इंटीमेशन का मतलब लिख दो सूचना। ये जो वर्ड दिया है ना इंटीमेशन, इसका मतलब तो सूचना है। भाई मैं सूचना पर थोड़ी डिपेंड करेगा हमारा नहीं डरना। अगर आप नहीं डरते हो, क्यों? क्योंकि आप जो धमकी या चेतावनी आ रहा सामने से ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इंटिमिडेशन लिखोगे वहां पे। किसी को आप धमकाते हो तो इंटिमिडेट करते हो। धमकी इज इंटिमिडेशन। इंटीमेशन जो वहां दिया है ना, उसका मतलब तो सूचना होता है। सो दो वर्ड में किस में कंफ्यूज किया? इंटीमेशन सूचना, और इंटिमिडेशन का मतलब जिसको कहते हैं धमकी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? द फ्रीडम स्ट्रगल सून गेन्ड स्पीड नहीं होगा, सून गॉट गेन्ड मोमेंटम। कोई चीज़ बहुत तेज़ी से चलने लगती है ना, तो कहते हैं कि इट सून गॉट मोमेंटम। मोमेंटम है तो फिजिक्स का वर्ड, लेकिन यहाँ यूज़ कर रहा है स्पीड के लिए। बहुत तेज़ी से काम करने लगा तो इट गेन्ड मोमेंटम। सर्विंग टी इज़ एन इंग्लिश हैबिट। बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखो हैबिट तो इंडिविजुअल होता है ना, लेकिन एक समाज, सारे लोग अगर एक अकेला चाय पीता है तो कहेंगे उसका हैबिट है चाय पीना। लेकिन समाज के सभी लोग चाय पीते हैं और उस समाज के सभी लोग चाय को सर्व भी करते हैं दूसरों को, तो वो कस्टम बन जाता है। अब तीन वर्ड है, ध्यान रखना, आगे आपका दिया है। हैबिट आपका इंडिविजुअल होता है, आपके समाज का जो होता है वो कस्टम होता है, और अगर यही कस्टम आपके धर्म में प्रवेश कर गया, आपके सिविलाइजेशन का भाग बन गया, तो वो ट्रेडिशन कहलाता है, तब वो प्रथा बन जाता है। लेकिन चाय वगैरह परोसना क्या है? ये तो कस्टम ही है, इसलिए इट्स एन इंग्लिश कस्टम। माई ग्रैंड मदर इज गुड इन स्टोरी टेलिंग। ये देखो इसका कितना मतलब अनकॉमन सा वर्ड है। जो कहानी किससे अच्छा सुनाते हैं ना, उनको रिकॉन्टर कहते हैं, ठीक है। देख रहे हो, कहानी किससे अच्छे, कहानी किससे जो सुनाते हैं, जैसे दादी माँ आपकी, नानी माँ, वो क्या होते हैं? रिकॉन्टर होते हैं, ठीक है। फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस ग्रिप्ड मी व्हेन आई रिमेंबर्ड माई स्कूल डेज। जब अपने स्कूल डेज के बारे में सोचते हो तो फिर चेहरे पर मुस्कान आ जाता है, फिर सोचते हो ये कितने अच्छे दिन थे, उस समय कोई टेंशन नहीं था। हालांकि टेंशन तो उस समय भी होता था पढ़ाई का। तो होता है कि उस समय की लाइफ को सोच के आप दुखी भी हो जाते हो, खुश भी हो जाते हो। उस
फीलिंग को कहते हैं नॉस्टैल्जिया, यानी जो फीलिंग्स आपको पुराने समय को सोच के होता है, जिसमें हैप्पीनेस एंड सॉरो दोनों होता है, उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। पूरा सारे वर्ड्स को हटा के नॉस्टैल्जिया लगाएंगे। देखो दिया है 29 में, बोलो कोई प्रॉब्लम? द सेलर्स यूजुअली एक्सचेंज शॉर्ट अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट्स दे एक्सपीरियंस, यानी कि सेलर्स जब वापस आते हैं या एक दूसरे के जहाज में सवारी करते हैं ना, तो वो एक दूसरे को कहानी बताते हैं कि पता है मेरा ये वॉयज था। उनके वॉयज तो लंबे लंबे चलते, 3 महीना 6 महीना, तो उस वॉयज में ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो एक दूसरे को अपने आप बीती कहानी और किस्से सुनाते हैं। इन किस्सों को कहते हैं एनेक्डोट्स। मतलब कहा मैंने इंसिडेंट्स के बारे में किस्से सुनाना, तो उस किस्सों को कहते हैं एनेक्डोट्स। देख लो वहां पे, My speech was without preparation and made all that very moment, बिना किसी प्रिपरेशन का। जब आप कुछ करते हो या आप भाषण देते हो, उसको एक्सटेम्परे कहते हैं। उसको एक्सटेम्पोर मत बोल देना, एक्सटेम्परे, ठीक है? नहीं तो इम्प्रॉम्प्टू। कोई भी काम आप बिना प्रिपरेशन के करते हो ना, तो इम्प्रॉम्प्टू होता है, और स्पीच खासकर हो तो एक्सटेम्परे कहलाता है। तो क्या कहोगे? माई स्पीच वॉज एक्सटेम्परे। द स्टॉर्म लेफ्ट अ ट्रायल ऑफ मिजरी नहीं होता, ट्रेल ऑफ मिजरी होता है। ट्रायल का मतलब तो सुनवाई होता है जो कोर्ट में होता है। ट्रायल रूम में आप जाके अपने ड्रेस को ट्राई करते हो, तो ट्रायल का मतलब हुआ ट्राई करना उसको, है ना? ट्रेल होगा, यहाँ पे वर्ड लगाओ ट्रेल। नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेल। जब कोई चीज़ कहीं से गुजरता है ना, तो जो वो छोड़ता जाता है दैट इज ट्रेल। ट्रेल मतलब होता है कि बिल्कुल एक लकीर कोई चीज़ के द्वारा छोड़ा हुआ। लिख लो ट्रेल का मतलब किसी के द्वारा छोड़ा हुआ सबूत इत्यादि, सपूत वस्तु इत्यादि, थिंग्स और एविडेंस left by someone or something। बोलो कोई प्रॉब्लम? नहीं? अब आओ क्या मीनिंग इसका सुनो। स्टॉर्म मतलब तूफान। तूफान जब कहीं से निकल गई यानी बाढ़ हो गया, जैसे बाढ़ आया है ना। अब क्या दिखा आपको? दिखा कि वहाँ जहाँ से बाढ़ गुजरी, एक घर गिरा हुआ है, एक जानवर मरा पड़ा है, एक पेड़ उखड़ा पड़ा है, किसी का डेड बॉडी पड़ा है। तो ये सब क्या है? सबूत है। किस चीज़ का? लाइन में छोड़े हुए चीज़ें हैं। किसकी? किसके द्वारा? बाढ़ के द्वारा या तूफान के द्वारा। और ये सब चीज़ें क्या दिखा रही है? मिजरी, दुख तकलीफ। तो क्या कहा? द स्टॉर्म हैज़ लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ मिजरी। दुख तकलीफ का एक बिल्कुल लाइन छोड़ता हुआ चला जा रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट आओ, सती प्रथा वॉज अ हिंदू। अब मैंने क्या कहा था? जब वो आपके धर्म में घुस जाए तो ट्रेडिशन कहलाता है। तो हिंदू ट्रेडिशन था, क्योंकि वो सिर्फ हिंदूज में ही था, इसलिए हिंदू ट्रेडिशन होगा। द एक्रोबैट वॉज डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब होता है निपुण। एट टाइट रोप वॉकिंग, भाई जो टाइट रोप करके, देखते नहीं हो, थोड़ा ऊपर करके टाइट रोप बांध देते हैं और उस पर चलते हैं, है ना? टाइट रोप वॉकिंग जो करते हैं ना, उसको फ्यूनैम्बुलिस्ट कहते हैं। एक्रोबैट का मतलब होता है जो हवा में कलाबाजी करता है। हवा में कलाबाजी करना एक प्रकार का गेम है, और टाइट रोप पे वॉक करना दूसरी प्रकार का गेम है। ठीक है? तो टाइट रोप वॉकिंग जो करता है दैट पर्सन इज कॉल्ड
जो मैंने आपको बता दिया, फिनैम्बुलिस्ट। कहाँ थे हम लोग? हाँ, ही इज़ अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द म्यूजियम। तो सीधा कहो ना, ही इज़ अ क्यूरेटर। जो पर्सन आपके म्यूजियम का देखभाल करेगा, किसी के म्यूजियम का, वो क्यूरेटर कहलाएगा। द पॉलिटिकल मर्डर ऑफ इंदिरा गांधी, पॉलिटिकल मर्डर को असैसिनेशन कहते हैं, असैसिनेशन। द पोस्टपोनमेंट ऑफ द केस कॉस्ट ग्रेट अनरेस्ट अमंग द पिटिशनर। पिटिशनर की बात कर रहे हैं, अमंग द पिटिशनर्स कर दो, यहाँ पे बहुत सारे पिटिशनर्स होंगे ना, अमंग द पिटिशनर्स। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो केस फाइल किए हैं उनका केस का जो पोस्टपोन सही वर्ड नहीं होता केस के लिए, एडजर्नमेंट होता है। केस एडजर्न होता है, कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन, कोई मीटिंग हम पोस्टपोन करते हैं। ही इज़ एन इडियट एंड डजंट हैव एनी ब्रेन, नहीं होगा, ब्रेन्स होगा। भाई मूर्ख है, माथा अगर फोड़ के देखोगे तो ब्रेन तो होगा। ब्रेन का मतलब क्या हुआ? ऑर्गन। ब्रेन्स का मतलब होता है इंटेलिजेंट, ब्रेन्स का मतलब होगा इंटेलिजेंट। सो ही डजंट हैव एनी ब्रेन्स, ब्रेन्स मतलब इंटेलिजेंस। ब्रेन का मतलब बुद्धि, जो आप सबका होगा, वो ऑर्गन है। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो, अब मैं आपको तरीका सिखाती हूँ क्या करना है आपको। आप सबसे पहले पेज नंबर 1 में आओ और पेज नंबर 1 में से लेकर पेज नंबर 2 के 15 तक पहले हम करेंगे और उसके बाद हम सीधा जाएंगे पेज 7 में उसको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, पहले चलो मैं वर्ड्स आपको आइडिया देते जाऊं क्या है। सीधा पेज 1 में आना। एरोगेंस का मतलब होता है, एक सेकेंड रुकना, ये कमल मीन्स वालों को तो हम कराए थे ना। मत करो, सॉरी, एक काम करो, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, अभी उसको थोड़ा सा रुक जाओ। जो अभी सेकेंड पोर्शन में करना चाहूँगी वो होगा पेज 10 में। जरा पेज 10 निकालिए तो। पेज 10 जरा एक बार मीन्स देखो, ऊपर मैंने समझाया हुआ है। वर्ब में मीन का मतलब होता है अर्थ होना। ठीक है, अर्थ होना। फॉर्म्स लिख दिया है मैंने, मीन, मीन्स, मेंट, है ना। अगर मीन का मतलब एडजेक्टिव है तो वो सेल्फिश या अनजस्ट, संकीर्ण मानसिकता वाले भी लोग मीन कहलाते हैं, है ना। और अगर नाउन है तो मैथ्स में पढ़ते हो ना, मीन, मोड और मीडियन। और दूसरा मीन का मतलब रिसोर्सेस होता है। अब मैं कह रही हूँ रिसोर्सेस, तो ध्यान रखना मीन वर्ड कभी नहीं होगा, मीन्स होगा। अब यहाँ क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन आपका आता है रिसोर्सेस वाले मीनिंग से, रिसोर्सेस वाले मीनिंग से। ठीक है, उसमें ध्यान रखना जो मीन्स हैं वो सिर्फ प्लूरल फॉर्म है, उसमें बगल में सिंगुलर प्लूरल वो गलत दिया हुआ है, उसको काट देना। बगल में वो जो मीन्स का दे दिया है ना वो गलत है, और वो कहीं और का यहाँ उठ के आ गया है। मीन्स ऑलवेज प्लूरल है।
अब 1 से लेके पहले 7 तक एक बार रीड कर लो, फिर मैं समझा दूँ। हो गया? अब बताओ मुझे फर्स्ट में क्या मतलब है। कह रहा है मनी इज अ मीन्स नॉट एन एंड, मतलब मनी साधन है, एंड नहीं है, है ना। एक बहुत पहले एक फेमस हुआ था, बेचारा उसका नाम भी मैं भूल गई, वो ठीक ठाक नेता था बीजेपी का, और उसने एक स्टेटमेंट दिया था जो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। ठीक है, मैं भूल रही हूँ कौन था, हरियाणा का ही था, खुदा नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। वही लगभग यही मीनिंग है कि मनी इज मीन्स, मतलब वो साधन है, अंत नहीं है। क्यों? अगर आपको भूख लगी है तो आपको खाना चाहिए, तो खाना खरीदने का साधन मनी होगा ना, मनी थोड़ी खाओगे बैठ के, राइट। एक और कहावत है सेम का, मनी इज अ मीन्स टू एन एंड, किसी एंड को प्राप्त करना है तो मनी चाहिए आपको। तो मनी क्या है? अ मीन्स। अब देखो ध्यान से, नहीं एक बात मैं बताती हूँ, जो मीन्स था ना, फॉर्म ऑलवेज प्लूरल, ये एक थोड़ा सा गलती खाली किया, क्या उसको लिखना चाहिए था फॉर्म ऑलवेज प्लूरल बट कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल कंस्ट्रक्शन। आप एक काम करो, कॉपी में लिख लो, मीन्स का मतलब अगर रिसोर्सेस है तो ऐसे लिखना, इसका फॉर्म हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है, फॉर्म हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन ये मीनिंग इसका सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होगा, ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैसे देखो, मनी इज अ मतलब सिंगुलर हो गया, फिर भी मीन्स लगाया है, यानी सिंगुलर में भी मीन्स, प्लूरल में भी मीन्स। ठीक है, अब आई मीन टू से दैट, यहां तो वर्ब है, मेरा कहना है कि दिस इज नॉट फिजिबल, फिजिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल। अवर मैथमेटिक्स टीचर टॉट अस मीन मोड मीडियन, वही मैंने कहा था, मैथ्स में भी मीन आता है। अब मीन्स आर लिमिटेड, यानी हमारे संसाधन सीमित है। देखो आर लगाया, आर का मतलब देखो प्लूरल कंस्ट्रक्शन है, यानी मीन्स को सिंगुलर कंस्ट्रक्शन, प्लूरल कंस्ट्रक्शन दोनों में आता है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करके देता है। टू द व्हेल इट्स टेल इज द सोल मीन्स ऑफ प्रोपल्शन, यानी एक व्हेल के लिए जो उसका टेल होता है वो उसका एकमात्र साधन, यही संसाधन हुआ ना। प्रोपल्शन का मतलब होता है, देखते हो व्हेल के पास फिन्स वगैरह नहीं होते, एक टेल होता है, वही टेल के झटके से देखो वो अपना मुड़ेगा डायरेक्शन, टेल का झटका देगा तो नीचे जाएगा। इसका मतलब है उसका एक टेल ही होता है जो उसका प्रोपल्शन यानी मूवमेंट में और डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। देखो मैंने वहाँ पे मीनिंग भी दिया होगा,
प्रोपल्शन मीन्स द फोर्स दैट पुशेस एंड ड्राइव्स फॉरवर्ड, है ना, जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। इसका मतलब है, क्वेश्चन देखो क्या आया है, द सोल मीन करके दिया था, द सोल मीन्स होगा ना, जहाँ पर भी साधन या संसाधन मीनिंग निकलेगा वहाँ मीन्स होगा ना। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पहले बताओ। ये ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, नाउन है, कम कन्फ्यूजन वाले तो शुरू में है, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले हैं। अब आओ फ्रेजेस में, मैंने क्या किया है इसमें, मैंने कन्फ्यूजिंग नाउन के साथ साथ इसमें मैंने कुछ फ्रेजेस भी दे दिया है जो उसी नाउन पर आधारित है। जैसे देखो, बाई ऑल मीन्स मतलब सर्टेनली। अगर मैं कहूँ ही इज गोइंग टू सक्सीड बाई ऑल मीन्स, इसका मतलब निश्चित तौर पे वो सक्सीड करेगा। बाई मीन्स ऑफ, यू कैन अचीव एनीथिंग बाई मीन्स ऑफ हार्ड वर्क, इसका मतलब के जरिए। बाई नो मीन्स, किसी भी हालत में नहीं, ठीक है। और वही मैंने सेंटेंस में दे दिया, देखो, ही amassed a lot of wealth, उसने काफ़ी पैसे जमा कर लिए, किस चीज़ के सहायता से, बाई मीन्स ऑफ, के सहायता से, मैंने कहा के ज़रिए। शार्प प्रैक्टिसेस, शार्प प्रैक्टिसेस इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है, इसका मीनिंग होता है डिसऑनेस्ट तरीके। शार्प प्रैक्टिसेस का मतलब होता है बेईमान तरीके। बाई नो मीन्स कैन वी अलाउ करप्शन टू फ्लरिश, बाई नो मीन्स का मतलब होता है किसी भी हालत में नहीं। बाई ऑल मीन्स ही इज अ क्रूक, इसका मतलब होता है हर तरीके से वो बदमाश है, मतलब सर्टेनली वो बदमाशी है, ठीक है। देखो क्रूक का मतलब क्या लिखा है, डिसऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट आओ स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है, लेकिन ध्यान से देखो, अगर इसका मतलब चश्मा है, राइट हैंड साइड देखो, तो ये हमेशा स्पेक्टिकल्स ही आएगा, एस लगा आएगा। लेकिन अगर नज़ारा की बात कर रहे हो, तो अगर एक नज़ारा होगा तो स्पेक्टिकल होगा, और नज़ारे होंगे तो स्पेक्टिकल्स होगा। चलो आप जरा चारों सेंटेंस देख लो एक बार। हो गया? कमल बोल दिया, बोल दिया। चलो देखो ध्यान से, एक सनसेट की बात हो रही है कि सनसेट मंत्र मुग्ध कर देने वाला नज़ारा होता है, तो सनसेट इज एन एनचैंटिंग स्पेक्टिकल, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ सनसेट और सनराइज ये दोनों मंत्र मुग्ध करने वाले नज़ारे होते हैं, तो स्पेक्टिकल्स हो गया। वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, देखो जरा ध्यान से कि मेरे चश्मे कहाँ, चश्मा कहाँ है, एक ही चश्मा है, लेकिन चश्मा में दोनों भाग होते हैं, इसलिए वो स्पेक्टिकल्स ही कहलाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ ना मुझे एक चश्मा बोलना है, एक चश्मा मुझे एक बताना है, ऐसे कंडीशन में ध्यान रखना, जो भी दो भाग के बने होते हैं ना, और दोनों भाग अगर आइडेंटिकल होता है, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं अ पेयर ऑफ। तो देखो क्या लगा दिया, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स is kept on the table, देख रहे हो। और ये जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके साथ ना वो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ ग्लास। ग्लास का एक जो मीनिंग था राइट हैंड साइड वाला, देख लो, जब स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल में होगा तो ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, सन ग्लासेस, गॉगल्स, ये सब भी तो हमेशा प्लूरल में ही होंगे, इसलिए देखो वहाँ पे ग्लासेस लगा दिया प्लूरल में। लेकिन अगर जो कांच कहते हो ना, तो वो अनकाउंटेबल है, मटेरियल के रूप में वो अनकाउंटेबल होगा। और जिसमें पानी पीते हो तो एक ग्लास, तो टू क्या होगा, ग्लासेस, इसीलिए वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है। चलिए 1 से 4 तक जरा सेंटेंस देख लो तो।
हो गया? नाउ सी, द बिल्डिंग इज मेड ऑफ ग्लास। इसका मतलब बिल्डिंग ग्लास का बना हुआ, यानी मटेरियल की बात कर रही हूं मैं। वेयर आर माई रीडिंग ग्लासेस, क्योंकि आपको चश्मा चाहिए। 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो 2 क्या है? ग्लासेस ऑफ वाटर। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, द ग्लास विंडो पेन्स हैव ब्रोकन। क्वेश्चन देखो कैसे आया था। द ग्लास विंडो पेन्स, PAIN का मतलब दर्द होता है, PANE का मतलब क्या होता है? देखो मैंने लिख दिया है, ग्लास कवरिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज। ठीक है ना? पेन का मतलब ही है ग्लास कवरिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज, इसलिए मैं कह सकती हूँ डोर का पेन एंड विंडो पेन, डोर पेन एंड विंडो पेन। लेकिन फिर ग्लास वर्ड लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो ग्लास वर्ड है ना, उस वाक्य को सुपरफ्लुअस बना रहा है। इसलिए सेंटेंस क्या होगा? द विंडो पेन्स हैव ब्रोकन। बस क्लियर? आप देखो मैंने कहा इसमें हम इडियम्स एंड फ्रेजेस बन रहे हैं, तो लेके चल रहे हैं साथ में। लुक थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस। देखो अगर आप रेड ग्लास से देखोगे ना, तो आपको सब कुछ लाल दिखेगा। इसका मतलब है कि आप सब कुछ बिल्कुल सुंदर कलर में देख रहे हो। जैसे हम लोग बचपन में या जब हम लोग भोले होते हैं तो क्या होता है, हम लोग सबको अच्छा मान लेते हैं, जबकि ऐसी दुनिया नहीं है। तो इसलिए देखो क्या मतलब है, टू हैव वेरी चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। आपको लगता है सब सही है, सब अच्छे लोग हैं। People who live in glass houses should not throw stones. People जो glass houses में रहते हैं should not throw stones. इसका मतलब है कि ऐसे लोगों को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इसका मतलब to be prone to same type of problem. इसका मतलब कि अगर मैं इंस्टीट्यूट चला रही हूँ और मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट वाले को ऐसा हानि पहुँचाऊँ कि आप देख के समझ आओगे अच्छा ऐसे हानि पहुंचाए सकता है किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को, तो आप वही गेम तो मेरे पर खेल जाओगे, कोई तीसरा पार्टी। इसका मतलब है कि अगर मैं जैसा बिजनेस कर रही हूँ अपने सेम तरह के बिजनेस करने वाले को वैसा नुकसान पहुंचाऊंगी, तो अब मुझे भी तो वैसा नुकसान हो सकता है। यानी जो लोग शीशे के घर में रहते हैं उन्हें दूसरों को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट आओ, सी द ग्लास हाफ एम्प्टी, सी द ग्लास हाफ फुल। अगर आप पेसिमिस्ट होते हो तो हमेशा कहते हो यार ये नहीं है, ये नहीं है, कैसे करें। और अगर ऑप्टिमिस्टिक होते तो कहते हो इतना तो है ना, काम चल जाएगा। दिस मीन्स आप हाफ फुल देख रहे हो क्योंकि आप ऑप्टिमिस्टिक हो। पेसिमिस्ट होते हैं वो हाफ एम्प्टी देखते हैं। ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नेक्स्ट आओ क्लॉथ में। क्लॉथ में अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो जो आप कपड़ा पहनते हो वो क्लोथ्स है। जो कपड़ा जिस चीज़ से बना होता है वो क्लॉथ है। मान लो ड्रेस सिलाने में एक कपड़ा का ये टुकड़ा लिया टेलर ने और एक दूसरा टुकड़ा लिया, तो दोनों मिलके क्या हो गया, क्लॉथ प्लस क्लॉथ हो गया क्लॉथ्स, सिर्फ एस लगेगा। सिल दिया, सिलने के बाद क्या कहलाएगा वो, क्लोथ्स। ठीक है? और वर्ब अगर चाहिए तो CLOTHE होता है, यानी वर्ब के रूप में। पहले सेंटेंसेस देखिए तो जरा आप।
हो गया। I dressed my son in new clothes। देखो, यानी कि जब किसी को आप ड्रेस पहनाते हो तो क्लोथ्स ही तो पहनाओगे ना, सिले सिलाए कपड़े पहनाओगे, इसलिए क्लोथ्स है। द ड्रेस इज मेड ऑफ कॉटन क्लॉथ। यहाँ मटेरियल की बात हो रही है, कॉटन क्लॉथ मटेरियल है तो क्लॉथ। कीप दोज क्लॉथ्स ऑन द किचन रैक। किचन में आप क्या करोगे, क्लॉथ्स रखोगे, यानी कपड़े के टुकड़े रखोगे ना। He earns enough to feed and clothe his family। feed and clothe, cloth मतलब होता है कपड़े पहनाना, cloth, ठीक है। अब आ जाओ phrases में। out of the whole cloth। out of the whole cloth का मतलब होता है कि देखो, जैसे क्या था ना, जिस समय काफ़ी फैशन चला ना, तो इंग्लैंड में बिल्कुल बहुत टाइट टाइट ड्रेसेस महिलाओं को पहनाया गया। उस समय उन लोग अपने आप को बिल्कुल बहुत दुबली करना शुरू कर दिया, और ऐसा ड्रेस रहता था जिसमें सिलाई दिखता ही नहीं था, बहुत बारीक सिलाई होती थी, और उनको बोला जाता था कि ये स्पेशली ये जो पूरा ड्रेस है ना, ये आपके लिए बना के लाया गया है, ये आपके लिए हमने बनवाया है, और ये पूरा कंप्लीट वन क्लॉथ का बना हुआ है। अब सारी महिलाएं तो पतली दुबली हो गई थी, और वो कपड़े क्या होते थे, फिट हो ही जाते थे किसी न किसी को, तो उनको कहा जाता था कि मैडम आपके लिए बनवाया गया है, और ये सिंगल क्लॉथ का हमने पूरा वीव कराया है आपके बॉडी के शेप को ध्यान में रखते हुए। इसका मतलब वो बिल्कुल सीधा 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 सीधा, ये सरासर झूठ होता था, है ना, सरासर झूठ इज अटरली लाई। देखो, अटरली फॉल्स, अटर लाई। मैन ऑफ द क्लॉथ, जो देखते हो स्पेलिंग वहाँ पे क्लर्जी का सीधा कर लेना सही, CLER होगा। जो पादरी होते हैं ना, वो लोग लॉन्ग क्लोथ्स देखना गाउन टाइप का पहने रहते हैं, तो मैन ऑफ द क्लॉथ होता है क्लर्जी मैन, वो जो पादरी होते हैं। टू टेक द क्लॉथ मतलब पादरी बन जाना। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, यानी कि अगर एक ही क्लॉथ का जो दो चीज़ बना है तो दोनों एक जैसा ही रंग छोड़ेगा, एक जैसा ही दिखेगा, एक जैसे ही पुराने होंगे, इसका मतलब है सेम बिहेवियर शो करेगा। देखो, वेरी सिमिलर इन बिहेवियर। क्लॉथ ईयर, क्लॉथ ईयर का मतलब होता है अ ह्यूमनस नेम फॉर ए पर्सन, अ ह्यूमनस नेम होता है, एट नहीं, अ ह्यूमनस नेम फॉर ए पर्सन हु हैजंट हर्ड व्हाट हैज बीन सेड। अगर बार बार आप कहते हैं ना क्या क्या बोला, तो कहेंगे आर यू क्लॉथ ईयर, दैट मीन्स क्या, कि क्या आपको सुनाई कम देता है। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, मतलब उतना ही पैर फैलाइए जितना कि चादर है। नेक्स्ट, सैक क्लॉथ एंड एशेस। सैक क्लॉथ एंड एशेस का मतलब होता है कि जब लोग बहुत दुखी हो जाते थे अपने किसी प्रॉब्लम की वजह से, या मैंने कुछ गुनाह किया है, जैसे कहते हैं ना अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, तो वो क्या करते थे ना, बदन में जैसे एशेस मल के, और बिल्कुल ऐसा क्लॉथ पहनते थे जिससे लगता था जैसे कि बोरे के बने हो, मतलब बहुत खुरदुरे टाइप के क्लॉथ, है ना, और वो पहन के निकल जाते थे। तो उनको कहलाता था कि ये भाई अपने गलत काम के रिपेंट करने के लिए, मतलब इसको क्षतिपूर्ति करने के लिए वो निकला है, अपने पाप को धोने के लिए। इसलिए सैक क्लॉथ एंड एशेस का मतलब होता था रिमोर्स, यानी ग्लानी, फॉर वंस मिसडीड, अपने गलत कामों के लिए। इसको तो यहीं तक छोड़ो, वोकैबुलरी का शीट निकालो, कहाँ तक किए थे देखो, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि बहुत लंबा है ये अभी। देखो जरा शीट,
हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? देखो तो 14 हो गया था, पूरा हो गया था। चलो आ जाओ शीट नंबर 15 में। आ जाओ फर्स्ट वर्ड दैट इज फ्लिम्सी। लिखो, इसका एक सेंटेंस लिख लो, फ्लिम्सी लाइक अ फिल्म। फ्लिम्सी लाइक अ फिल्म। और दो मीनिंग इसका लिखो। अब खुद सोचो, फिल्म की बात कर रही हूं मैं। फिल्म का मतलब पिक्चर होता है, जो फिल्म देखने जाते हो पिक्चर हॉल में। और वो क्या होता है, सच होता है क्या? नहीं, वो सच नहीं होता है। नॉट लाइकली टू बी ट्रू और बिलीव्ड। और फिल्म का मतलब पतला सा फिल्म समझते हो, कोई भी चीज़ पतला सा होता है वो फिल्म कहलाता है। और वो फिल्म क्या हो सकता है, आराम से ब्रोकन या फाड़ सकते हो। तो फिल्म से रिलेटेड मैंने जो बोला ना, फ्लिम्सी लाइक अ फिल्म, इसीलिए मैंने ये दोनों मीनिंग दिया है। क्योंकि आप फिल्म दिमाग में रखोगे तो आप दो चीजें कर सकते हो फिल्म के साथ, वो चीजें मैंने लिख दी है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ सेकेंड, स्काई रॉकेट। जरा ध्यान से देखो, इसमें स्काई वर्ड है और रॉकेट वर्ड है। स्काई रॉकेट, रॉकेट की तरह स्काई में जाना, टू इंक्रीज वेरी फास्ट, रॉकेट की तरह। और स्काई में जाना यानी टू अप टू अ वेरी हाई लेवल, इसीलिए स्काई रॉकेट इज अ वर्ब, फ्लिम्सी इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट आओ प्रिजुडिस। प्री का मतलब होता है पहले, और ज्यूडिस बना है जज से। जज मतलब न्याय से, है ना। पहले से आप न्याय करके बैठे हो कि भाई ये बदमाश है, ये खराब है,
इसका मतलब है आप प्रिजुडिस्ड माइंड के साथ बैठे हुए हो, इसी को कहते हैं जॉन्डिस्ड माइंड, है ना। तो व्हाट इज प्रिजुडिस? दिस मीन्स someone, some caste, some religion, उसके मामले में लेके आप बैठे हो कि बस ये खराब है तो खराब है। फीलिंग ऑफ डिसलाइक होता है, ये नाउन है प्रिजुडिस। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ, लॉर्ड। सिनोनिम लिख लो पहले। लॉर्ड, एप्लॉड, एक्सटॉल, एप्रिशिएट। देखो लॉर्ड एप्लॉड, लॉर्ड एप्लॉड ऐसे याद रखना, दोनों सिनोनिम। जब किसी चीज़ को बहुत पसंद करते हो तो आप उसको लॉर्ड करते हैं, ऐसे याद रखो। जैसे कोई बहुत, आप जिसको बहुत प्यार करते हो, बहुत पसंद करते हो, आप उसको हिंदी में भी तो लाड़ प्यार कहते हो ना। तो वैसे ही आप फीलिंग आता है कि उसकी तारीफ करते रहते हो, उसको पुचकारते रहते हो, वही सेम चीज़ लॉर्ड एंड अपलॉड हुआ, आप उसकी तारीफ कर रहे हो। तो ये सब का मीनिंग हुआ प्रशंसा करना। एक और सिनोनिम लिखो, कमेंड। प्रशंसा करना। ठीक है, जानते हो सबसे आसान वर्ड इसका क्या है? प्रेज। आप जिसकी प्रशंसा करते हो, अगर उसकी प्रशंसा के बदले में तो क्या करोगे? अगर उसका उल्टा करना चाहोगे तो निंदा। चलो निंदा का स्पेलिंग लिख ले पहले, ये निंदा का मीनिंग लिख ले, यानी इसका एंटोनिम हो गया कमेंड, डिप्लोर। ठीक है, क्रिटिसाइज, सेंश्योर। जब ऑफिशियली निंदा करते हो ना तो सेंश्योर करते हो। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट वर्ड आओ, एडमोनिश। एडमोनिश में आपको एडमोनिश, पनिश ऐसा फीलिंग आएगा। एडमोनिश और पनिश। जब आप किसी की निंदा करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके सामने करो, लेकिन जब आप किसी को मुंह पर क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, तब उसको, इसका मतलब होता है डांटना, फटकारना कि तुम गलत हो, तुमने ये किया है। ये तब सब क्या कहते हैं, कब कहते हैं हम? जब हम उसको डांटते फटकारते हैं। वही है एडमोनिश, यानी कि पनिश करने का एक स्टेप पहले आप एडमोनिश करते हो, उसको डांटते फटकारते हो। इसलिए एडमोनिश का मीनिंग लिखो,
rebuke, chide, reprimand, reprove, chastise, castigate. इन सब का मीनिंग लिखो निंदा, इन सब का मीनिंग लिखो डांटना, डांटना। इन सब का मीनिंग लिखोगे डांटना। ठीक है। नेक्स्ट आवर वर्ड pompous एंड फ्लैम्बॉयंट। pompous, देखो pomp एंड शो वर्ड हम यूज करते हैं, कहते हैं वी सेलिब्रेट दिवाली विथ pomp एंड शो, है ना। वी सेलिब्रेट दिवाली विथ pomp एंड शो, इसका मतलब होता है कि हम धूमधाम से दिवाली मनाते हैं, यानी पूरे दिखावे के साथ। देखो जो pomp एंड शो है ना, सिनोनिम ये दोनों एक दूसरे का। तो अगर मैं शो का शो ही बोलूं तो पॉम का पॉम्पस हो जाएगा, शो का शो ही बोलूं तो पॉम का पॉम्पस हो जाएगा। ठीक है। पॉम्पस का सिनोनिम ही नीचे दिया हुआ है, फ्लैम्बॉयंट। इसका मतलब दिखावा करने वाला, इसका मतलब होता है दिखावा करने वाला। पॉम्पस एंड फ्लैम्बॉयंट का मतलब दिखावा करने वाला। इसका सिनोनिम लिखो ऑस्टेंटेशियस, गॉडी। तड़क भड़क वाला जो होते हैं ना, वो गॉडी होते हैं। गॉडी ड्रेसेस पहनते हैं कई लोग। ठीक है। नेक्स्ट आओ ऑटोप्सी एंड बायोप्सी, ये दो वर्ड ध्यान से सुनना। ऑटोप्सी एंड बायोप्सी दोनों में मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ सेल्स होता है, यानी जो सेल्स है ना उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कब? मर जाने के बाद ऑटोप्सी होता है, और जिंदा में अगर सेल निकाल के देखा जाता है कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है, वो बायोप्सी होता है। इसीलिए आप 9th का लिखोगे बायोप्सी का। सॉरी, हाँ ठीक है। 8 नंबर हम छोड़ के 9 में चले गए सीधा। आप सीधा 8 नंबर लिखना। और इसका मतलब लिखना, इसका और एक सिनोनिम बोलना पोस्टमार्टम, जो कि बहुत ही आसान वर्ड है, पोस्टमार्टम। ठीक है। नेक्स्ट आओ स्पोरैडिक। स्पोरैडिक का मतलब होता है ना नॉट रेगुलर। जैसे अगर स्पोरैडिक स्टडीज़ करते हो, इसका मतलब होता है रुक रुक के कभी कर लिया कभी नहीं किया, है ना। तो इसीलिए स्पोरैडिक का मतलब लिखो इररेगुलर, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड आओ, इडियोसिंक्रेसी। आपको खुद यहाँ महसूस होगा, आपको इडियट भी दिख रहा है और क्रेसी में क्रेजी ढूंढो ना। इडियोसिंक्रेसी में इडियट और क्रेजी दोनों आपको महसूस होगा, क्रेजी और इडियट दोनों। इडियट का जैसा मतलब समझते हो, इडियट की तरह विचित्र व्यवहार करना, क्रेजी टाइप बिहेव करना। सो इडियोसिंक्रेसी इज वियर्ड बिहेवियर, वियर्ड बिहेवियर। Weird behavior. Fine. Next आओ, abysmal। देखो MAL वर्ड दिख रहा है, जहां पर भी MAL वर्ड दिखे समझ जाओ गंदा, वेरी बैड की बात हो रही है, गंदे की बात हो रही है। ठीक है। एबिस्मल का मतलब हो गया बहुत ही गंदा कंडीशन। अगर किसी का होता है तो कहते हैं एबिस्मल कंडीशन। दैट मीन्स एबिस्मल का मतलब होता है हाईली अनप्लेजेंट, यानी लोली, बहुत निम्न दर्जे का हो जाए ना तो एबिस्मल का हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आओ, एब्रिज। एब्रिज का मतलब समझ लो क्या होता है। ये ब्रिज देख रहे हो, ब्रिज क्या करता है, किसी चीज को कनेक्ट करता है ना। क्यों कनेक्ट किया भाई, हमें इतना दूर रास्ता ढूंढ के निकाल के जाना पड़ा, उससे अच्छा है नदी को यहीं से क्रॉस कर लिया ब्रिज से। तो अब ब्रिज क्या करता है, किसी भी चीज को शॉर्ट करता है ना। ये वर्ब है, इसका मतलब हुआ टू शॉर्टन। टू शॉर्टन। क्लियर। अब आओ, एब्रिज का मतलब शॉर्टन है, तो उल्टा क्या होगा, एलोंगेट, लेंथन। देखो लेंथ कहते हैं, लेकिन जब en लगाते हैं ना तो th का साइलेंट, h साइलेंट हो जाता है, लेंथन हो जाता है। ठीक है। और लास्ट वर्ड देख लो, लैक लस्टर। लस्टर का मतलब लिखना चमक। मेरियम वेबस्टर में TER दिखेगा आपको ये, क्योंकि वो अमेरिकन डिक्शनरी है। और लैक का मतलब होता है नहीं होना, कमी होना। तो लैक लस्टर का मतलब होता है विदाउट शाइन, चमकहीन। इसका उल्टा क्या होगा, ब्राइट, शाइनी। ठीक है, बस इतना ही रहने दो। कमल, सुनो ना,
हाँ, फैक्ट सिमिली मिस हो गया, ओके सॉरी, मैं करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, याद दिला देना। ऐसे फैक्ट सिमिली का मतलब लिखना एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। ऑल हैज बीन सॉर्टेड आउट एंड ऑल आर हैप्पी विद द आउटकम, ठीक है। ऑल सिंगुलर प्लूरल दोनों है, अनकाउंटेबल में सिंगुलर लेता है, काउंटेबल में प्लूरल लेता है। नहीं, जब विंडो पेन्स, पेन्स का मतलब ग्लास कवरिंग हो गया। क्वेश्चन दो जल्दी यार। टू अफ्रेड यहाँ पे नाउन है, कहाँ पे नाउन है यार? माई फुट इज एकिंग, पेनिंग इसलिए नहीं होता है कि अंदर से जो दर्द उठता है वो एक होता है, पेन होता है जब आपको घाव या ऊपर से कुछ चोट लगा तो पेन करता है। दिस इज ओनली वन ऑफ हिज बुक्स दैट हैज बीन पब्लिश, बिल्कुल सही है। सपोज योर चिल्ड्रन गो आउट फॉर ए नाइस लॉन्ग वॉक, इसका होगा कि ही प्रपोज टू मी to take my children out for a nice long walk. He proposed to me to take my children out for a nice long walk. She said, I will give you ₹100 to keep your mouth shut. He, इसका देखो, इसका मैं जान रही, मेरे बुक से लिए हो क्वेश्चन, इसमें सारे ऑप्शन सही थे, तो इसलिए क्या किया ना कि इसको डायरेक्ट बना लिया था। ऐसे इसमें ज़्यादा सबसे अच्छा होता, he offered me ₹100 to keep my mouth shut. लेकिन ही टोल्ड भी चलेगा, ही सेड भी चलता, लेकिन यहाँ पर लिख दो ही ऑफर्ड मी ₹100 टू कीप माई माउथ शट। नेक्स्ट, और नीचे चलो, और नीचे खत्म हो गया। अच्छा सुनिए, आज मैं आपको वो जो ये टेस्ट सीरीज़ है वो नहीं करा पा रही हूँ, लेकिन आज के बदले में मैं परसों नहीं, मैं कल करा दूँगी। तो मैं कल करा दूँगी, फिर परसों करा दूँगी, तो वो आपका वो बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए आज जो आपके टेस्ट पेपर्स डिस्कशन है, आज के बदले में मैं कल कराऊँगी। आप दूसरा, मैं उसमें तो मैसेज ही डाल